हाय स्टूडेंट, आज हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। और जो आज हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं। आज जो है कि हम लोग बस क्वेश्चन आपको बताएंगे और इस क्वेश्चन में जितना हो सकता होगा मुझसे वो मैं आपको अगले वीडियो में नहीं आगे पढ़ाता रहूंगा। अभी जो है आज मैं आप लोगों को केवल क्लास 10th में सोशल का जो सब्जेक्ट है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको मैं अभी आपको आज और कल यानी कि 2 दिन में उसकी वीडियो आपको दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, उसको आप तैयार करते रहें। और बाकी हमें जैसे समय मिलता रहेगा वैसे वैसे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर मुझे समय मिलता है तो मैं पढ़ा दूंगा। हालांकि बहुत बच्चों का कमेंट था उसमें कि सर जो है कि सोशल के आप कुछ हमको क्वेश्चन बता दीजिए या तो फिर उस पर वीडियो बना दीजिए कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए मैं ये बना दे रहा हूँ जिससे कि उनके प्री बोर्ड प्लस जो बोर्ड का एग्जाम आएगा उसमें दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उनके लिए क्वेश्चन मैं बना रहा हूं और ऐसा नहीं कि जो मैं बना रहा हूं बस इतने ही रहेंगे, और भी क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। मैं टोटल मानकर चलिए कि 40 से 45 क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा और वो 40 से 45 क्वेश्चन आपके 10 के बोर्ड में आने होंगे, यानी उन्हीं 40-45 क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन बोर्ड में फंस जाएंगे। तो इसलिए ये जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे इसको आप तैयार करिएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि अगर समय मिले तो मैं उसको पढ़ा दूं, और नहीं अगर मिलता है तो इसको आप अपने स्तर से तैयार करिएगा। चलिए तो आज हम देख लेते हैं, हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोर्ड पर पूरे क्वेश्चन को राइट कर दिया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। देखिए खिलाफत आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में देखिए। क्या समझते हैं कि मतलब है कि वो कैसे शुरू हुआ था, गांधी जी उसको कैसे स्टार्ट किए थे, उसकी क्या भूमिका थी, आगे उसका क्या कारण था, क्या परिणाम था, इन पूरी चीजों को आप जानकारी लेंगे। तो खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए, इतनी चीजों की जानकारी आप रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि जर्मनी के एकीकरण। देखिए जर्मनी का एकीकरण जो है ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है, या तो जर्मनी का एकीकरण या तो फिर इटली का एकीकरण। तो जर्मनी और इटली इन दोनों में से कौन एगो एकदम गारंटी है कि आपके बोर्ड में आएगा। तो याद रखिएगा इन दोनों में से कौन एगो, मतलब ये बिल्कुल पानी पूरी की तरह एकदम छोड़ते नहीं करेगा, ये वो जरूर दे देगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार रखिएगा। तो इटली के एकीकरण को समझाइए और इसमें ऑटोमन बिस्मार्क की भूमिका बताइए। देखिए इसको दो तरह से पूछता है, या तो डायरेक्ट कहेगा कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए, या तो फिर कहेगा कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटोमन बिस्मार्क की भूमिका को समझाइए। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों मैंने ऐड कर दिया, उसको आप इस हिसाब से तैयार करिएगा। और उसी के साथ मैंने बोला था, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर इटली के एकीकरण, इटली के एकीकरण। तो याद रखिएगा ये और ये इन दोनों में से जब भी पूछेगा एक क्वेश्चन पूछेगा, दोनों को साथ नहीं दे सकता है। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री सेक्शन के बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर आते हैं। तो इसमें भी जो चीज तैयार करेंगे वो सेम चीज इसमें भी तैयार करना है। इसके भी कारण परिणाम है, इसके भी कारण परिणाम तैयार करने हैं। जर्मनी और इटली, जर्मनी और इटली का एकीकरण। अगला क्वेश्चन में लिखा है मानव विकास सूचकांक। देखिए मानव विकास सूचकांक क्या होता है इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और सूचकांक को जारी करने के लिए देखिए घटक होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये 3 घटक होते हैं, तीनों घटक इसके तैयार होने चाहिए। और मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, सबसे पहले कब जारी हुआ था और इसके क्या पैमाने हैं। पैमाने का मतलब घटक, ये 3 घटक होते हैं, उनके स्तर पे ये जारी किया जाता है। इसको आप तैयार रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला दिया हुआ है संगठित एवं असंगठित क्षेत्रक। देखिए संगठित और असंगठित क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या समझते हैं यानी इसकी परिभाषा, और क्या अंतर यानी कि इन दोनों में अंतर, ये चीज कर लीजिएगा। ये भी आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी सी ये टॉपिक है। संगठित और संगठित बहुत अच्छा सा टॉपिक है और जल्दी याद हो जाता है, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है ये। अगला है राजनीतिक दलों के समक्ष क्या चुनौतियां होती है, इसके निवारण भी बताएं। यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं इनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं और उसके निवारण यानी उसको समाप्त करने के क्या उपाय होने चाहिए, ये भी तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में कोयला संसाधन वितरण असमान है। देखिए कोयला एक प्रकार का संसाधन है और इसका जो वितरण है हमारे भारत में वो असमान है। तो इस कोयला संसाधन का जो असमान वितरण है ये कैसे है, इस चीज को आपको समझाना है। एक चीज और याद रखेंगे, ये जरूरी नहीं कि केवल आप कोयला संसाधन ही तैयार रखें, संसाधन वाले चैप्टर से कई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उनको आप तैयार रखिएगा। बाकी मैं हो सकता है कि अगली वीडियो में आपको संसाधन वाले चैप्टर को बताऊंगा। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये असंगठित क्षेत्रक होते हैं, असंगठित क्षेत्र,
इन असंगठित क्षेत्रकों में कर्मचारी जो होते हैं उनके समक्ष क्या चुनौतियां आती हैं, इसके बारे में भी आपको जिक्र करना होगा और उसका कैसे निवारण कर सकते हैं, यानी उसको क्या उपाय दे सकते हैं जिससे वो खत्म हो सके, वो समस्या का निपटारा हो सके, उसको भी आपको बताना रहेगा। और नीचे और 2 क्वेश्चन मैंने टोटल 10 क्वेश्चन का एक कंबाइनेशन किया हुआ है। मैं बोला हूं कि 35 से 40 क्वेश्चन आपको दूंगा और ये यानी कि 40 क्वेश्चन में 3-4 वीडियो आपको मिलेगी और थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, उसको आप तैयार करते रहिए। जहां तक मुझसे होगा मैं तैयार करके आपको दे दूंगा और नहीं तो आप उसको तैयार करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, याद रखिएगा, इसी में से बोर्ड में आएगा, एकदम गारंटी है इस बात की। आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, यानी इसकी परिभाषा बताइए, और ये भी बहुत इजी सी टॉपिक है। अगला है असहयोग व भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा जितने आंदोलन चलाए गए हैं, हालांकि आपके 10 के सिलेबस में बहुत ज्यादा आंदोलन नहीं है, 4-5 आंदोलन दिए हुए हैं, जैसे मैंने 3 आंदोलन इसमें मेंशन ही कर दिया है। एक आंदोलन यहाँ पे खिलाफत है, दूसरा आंदोलन यहाँ पे असहयोग है और अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। तो 3 आंदोलन इसमें मैंने इंक्लूड किया है और भी 1-2 आंदोलन इसके बचते हैं। तो महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन है उनको आप अच्छे से तैयार रखिएगा। इनकी गारंटी है कि आंदोलन में से 1-2 आंदोलन आपके बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है एकदम। तो असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम थे, इन सभी की व्याख्या आप याद रखिएगा, यानी इन सबको आप तैयार रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसको आपको जम के तैयार करना है। और याद रखिएगा बाबू, आज जो है आपका डेट है 16 तारीख है और आपका और जो बोर्ड एग्जाम है मात्र 1 महीना और रह गया है। तो इस 1 महीने में आप लोगों को इतनी मेहनत करनी है कि आपका जो है कि 90 प्लस आ जाए, इतनी मेहनत करनी है कि 90 प्लस मार्क्स आ जाए। क्योंकि याद रखिएगा बाबू, किसी के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए और अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए आपको पढ़ना ही होगा। क्योंकि ये ऐसी एक चीज है पढ़ाई कि जो आपके जीवन को बदल सकता है। पढ़ करके आप एक शिक्षित व्यक्ति बन जाइए ताकि आपको समाज में कोई दूसरा व्यक्ति दबा ना सके, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आप कहीं जाए तो अपने माँ बाप को लेकर जाएं और उनको जो चाहे वो दिला सके, यह न पूछना पड़े कि साहब इसकी प्राइस कितनी है। क्योंकि अक्सर लोग जाते थे पूछते सर इसका कितना दाम है, वो दाम नहीं पूछना है, डायरेक्ट तुम दो, कितना का है बस ये बताओ, ये मत बताओ कि 100 रुपया का चाहिए हमको, सीधे दो तुम, बस ये बात होनी चाहिए। याद रखिएगा बाबू, माता पिता जो होते हैं ना आपके जीवन में, ऐसे ये व्यक्ति होते हैं जो कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और जो पिता होते हैं ना, आपको बताता हूँ एक छोटा सा वाक्य है कि हम लोग जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कोई दोस्तवा चाहे कोई पूछता है, हम लोग कहते हैं कि अरे यार देखो भाई कपड़ा खरीदे है ना, गए खरीद के लाए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कभी कि पापा खरीद के दिए, मामा खरीद के दिए, चाहे मम्मी खरीद के दिए, चाहे कौन खरीद के दिया है। हम लोग ये बोलते हैं कि हम खरीद कर लाए हैं। और वहीं पर जब एक पिताजी को या माताजी को आप एक कपड़ा दिलवा देते हैं तो पिताजी जो है 10 लोगों से घूम घूम के ऐसा कहते हैं कि जानते हैं हाय हाय जो कपड़ा हमारा है ना वाला, हमारा बाबू भेजा है बम्बई से भेजा है। और टेलर वो कह जाएगा ना तो उसको क्या कहेगा, ए टेलर साहब साइज सिल दीजिएगा ना, सिल दीजिएगा, हमारा फट गया है। तो कम से कम 10 बार वो बोलेगा कि हमारा लड़का दिया है एक खुशी के लिए। तो उसकी खुशी के लिए भी आपको पढ़ना होगा बाबू, पढ़ना होगा और उस काबिल बनना होगा। तो याद रखिएगा, वो 10 बार पिता आपके कहेंगे कि हमारा लड़के ने भेजा है, लेकिन आप जो है उसकी उम्मीद को मत ठुकराइए। अगर उन्होंने आपके ऊपर कोई उम्मीद लगाया है तो आपको वो उम्मीद पूरा करना होगा। ठीक है, अब जो है कि हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक ना, तो इस चीज को आप याद रखें। चलें अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।